अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानियाल और आप देख रहे हैं डी.एम.टी.वी। 12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई Did you जा know this रहा है about चिली Chile? मुल्क के कैपिटल में Chile और is a इसमें country in the बैठे West. हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, तो इनमें इन प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स भी इनके साथ ही थे। ये फ्लाइट कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी। आमतौर पर इसमें 3 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं बहुत बड़ी एंडीज़ की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज़ माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यही पाई जाती हैं। यही खूबसूरत पहाड़ियाँ हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के दिन लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये जहाज़ दोबारा टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट्स ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है। 3:21 पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफ़ी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों के काफ़ी करीब था, क्योंकि शहर के साथ साथ काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। नीचे आते हुए काफ़ी भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। इसी वक्त आसपास बहुत से बादल आ जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट पर बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े निडर हैं, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे नजर आता है कि बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं, लेकिन फिर नजर आता है कि पहाड़ी बहुत नज़दीक है। जैसे ही ये हवाई जहाज़ बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज़ करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आके वो प्लेन को ऊपरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पोजीशन अलार्म बड़ी तेज़ी से बज रहा था। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज़ का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन का जो पूरा रेयर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ और सेकंड्स तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स भी प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर के ऊपर गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन के बेस से बाहर से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरे तरीके से क्रैश हो जाता है और 2 पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज़ अब एंडीज़ की किसी अनजान पहाड़ियों पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अब तक जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग ज़ख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर अटके हुए हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर दूर पड़ा था और ये सर्वाइवर की दर्दनाक कहानी अब तो बस शुरू हुई थी। ना तो वो लोग उस टाइम पे इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग ये इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवर के साथ आगे हुआ क्या। ये है दिल दहलाने वाली कहानी एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवल ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़ेर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो जल्दी जल्दी ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे जख्मी लोगों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत सीरियस इंजरीज हैं। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इनसे हो सकता था ये 2 मेडिकल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवल्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने की 1 घंटे के अंदर अंदर 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवल्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स कंक्लूड करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही दूर जाकर हुआ है। प्रॉब्लम ये थी कि ये हवाई जहाज़ वाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया गया जहाँ चारों तरफ वाइट स्नो और आइस मौजूद थी।
बर्फीले पहाड़ियों में इसे ढूंढना नामुमकिन यानी कि एक मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरीके से वो एक रात यहाँ पे सरवाइव कर जाएं। अगले दिन कोई ना कोई आकर उन्हें बचा लेगा। उस बर्फीले रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाए। सर्वाइवल्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 हो गया। इन जिंदा बचे लोगों में प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल करके शेल्टर्स बनाया और लगेज का सामान, सीटें और बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए ताकि अंदर ये गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली इन दोनों मुल्कों से 11 हवाई जहाज़ सर्च ऑपरेशन के लिए आते हैं। ये जो सर्च एरिया चूज़ करते हैं वो सही था, उसी सर्च एरिया के अंदर ही लोकेशन मौजूद थी इस जहाज़ के क्रैश होने की, लेकिन फिर भी वो इस जहाज़ को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवल्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने की। वो S लिखना शुरू करते हैं लेकिन जल्दी रियलाइज़ करते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाएँ। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ़ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लें, लेकिन जल्दी ये रियलाइज़ कर लेते हैं ये काम नहीं कर रहा। उस दिन इन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 हवाई जहाज़ अपने ऊपर गुजरते नज़र आते हैं। वो चिल्लाकर हाथ फेरते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज़ इन्हें नोटिस कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर 1972, बचे हुए लोग रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। एक पैसेंजर एक तरीके से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोलर, जिससे कि धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ़ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद करके पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन्स बोतलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर सीट पर लगी जो गद्दियाँ थीं उन्हें स्नो शूज़ की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर्स में मौजूद रुई को भी इस्तेमाल किया जाता है ख़ुद को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है तो उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साल की बहन बहुत सीरियसली इंजर्ड है। प्राडो अपनी बहन को ज़िंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन ब दिन जैसे गुजरता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं अपनी इंजरी से चलते हैं। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। इनमें से ज़्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, और अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस में, इतनी ठंड में, इतनी हाई एल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। इन बुरे हालात में एक और मसला था कि स्लो ब्लाइंडनेस। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पहाड़ी पर रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर 1972, क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखने का। बहुत कम चांसेस हैं कि कोई वैसे भी इतने दिनों बाद ज़िंदा बचा होगा। तो 124 आवर्स के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी दरमियान सर्वाइवर्स के दरमियान एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज़ के सीटों के बीच। एक सर्वाइवर रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं और इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली रेडियो काम करने लग जाता है। इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीज़ें ये सर्वाइवल सुन सकते थे लेकिन ख़ुद से कोई मैसेज बाहर नहीं भेज सकते थे। रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इसका खबर को सुनने के बाद। कुछ लोग हाथ जोड़कर दुआ करने लगते हैं। फर्नांडो प्राडो एक इकलौते थे जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवल्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज़्यादा खाना था नहीं। शुरू में सिर्फ 8 चॉकलेट्स बार्स थे, एक टिन था मसल्स का, 3 जार थे जैम्स के और एक आलमंड्स का, एक बादाम का डब्बा था, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज, कुछ प्लम्स और वाइन्स की कुछ बोतल्स थी। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा खाते थे। प्राडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक राशनिंग करना भी काफ़ी नहीं था क्योंकि खाना अब बिल्कुल ख़त्म होने लगा था।
3800 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना कोई जानवर थे जिन्हें मार कर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना बिल्कुल ख़त्म था और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश की, जिससे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन्स को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि ज़िंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों की मुर्दा बॉडीज़ को खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये फ़ैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे या फिर रिलेटिव्स थे। ये आइडिया पहले कि निसा को आया तो उसने ही सबसे पहले ट्राई किया ये सब करने का। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हज़म नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों की मीट को अपना खाना बनाया। क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवल्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, लेकिन पूरी रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ़ पहाड़ी से इतनी तेज़ी से गिरती है कि प्लेन ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी स्पेस के अंदर दबे हुए। प्राडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खुद खोद कर ये टनल बनाते हैं उस बर्फ के अंदर से, पर बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ के गुफा में बैठना ही समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवल्स किसी तरीके से क्रैम स्पेस में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद जब वो सरफेस पर जाते हैं, जब मौसम साफ होता है और बाहर निकल कर ये लोग महसूस करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट्स खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करना कोई फ़ायदा नहीं। अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरें। कैनेसा, प्राडो और विजिटेंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में थे, तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज़्यादा खाने का राशन दिया जाएगा और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकल कर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाज़ा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज़ ने कुरिको शहर को पास कर दिया है। तो इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड पे कुछ किलोमीटर्स दूर चलेंगे तो हम ज़रूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाज़ा इनका बहुत बहुत गलत था। को पायलट को असल में ख़ुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन वो कहाँ पर ले जा रहा है। इसलिए में इनके क्रैश साइड 89 किलोमीटर्स दूर ईस्ट में थी, एंडीज़ पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान लोग कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, एनर्जी बिल्ड करते हैं और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक इसकी तरफ चलने के बावजूद इन्हें अपने ही हवाई जहाज़ का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट्स के बक्से, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी। इसके साथ 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाए। अगले दिन थोड़ा बहुत ये ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश की जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज़ से कुछ बैटरीज निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से और फिर इस रेडियो को स्टार्ट करने की कोशिश करें। फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में इन्हें 24 किलो की बैटरीज भी मिल जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी थी। इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन क्रैश तक ले जाना नामुमकिन था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉय हॉर्ले की मदद लेते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करता। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी जो थी इनकी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने का कोई तरीका या कोई ज़रिया नहीं था। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को स्टार्ट करने की, लेकिन जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। ज़िंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज़ बाद एक एवलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवल मारे जाते हैं। बचते हैं अब सिर्फ 16 लोग
वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चलने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात के दिन। सर्वाइवल्स में 18 साल का एक लड़का था जिसका नाम कार्लोस था। उसे याद था कि उसकी माँ ने उसे नीडल से स्यू करना सिखाया था। वो अपने साथ नीडल्स और स्क्रीन किट लेके चला था। उसका आइडिया था कि अगर हम अलग अलग कपड़ों को एक साथ स्टिच कर दें और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना लें। अगला दिन 12 दिसंबर। 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी प्राडो, कैनेसा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने के लिए। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर हैं, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। प्राडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे। अपने टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पहनी थी और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहनी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी। इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतनी हाइट पर हवा भी काफ़ी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहे। इन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है। दिन में ये धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते हैं और आगे चलते रहते हैं। ये तीनों उस एक स्लीपिंग बैग के अंदर एक दूसरे से जितना हो सके करीब होकर सोते थे और सूरज के निकलते ही ये चलना शुरू कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता कदम से मिलाकर ये आगे बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें नज़र आता है कि रास्ता तो ख़त्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंटन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइड पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कमी को पूरा किया जा सके। 15 दिसंबर विजिंटन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउन रास्ता था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर वो क्रैश साइड पर वापस आ जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे और वापस आने के लिए सिर्फ 1 घंटा। प्राडो और कैनेसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इन्हें नजर आता है कि चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। प्राडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं कि ढूंढने की कि कुछ तो और नजर आए। दूर कहीं वेस्टर्न में उन्हें नजर आता है कि 2 बर्फ की पहाड़ियां ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहना चाहिए, पर नहीं माननी। प्राडो और कैनेसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं और करते रहते हैं। फाइनली ये एक ऐसी वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पे एक पानी का चश्मा बहता हुआ नज़र आता है। इस सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ थी क्योंकि पानी की डायरेक्शन में ट्रैवल करते करते डाउन हिल रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस नज़र आती हैं। खेतों में कुछ गाय नज़र आती हैं। ये इतना थक गए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इनसे आगे नहीं चला जा रहा था। तभी नदी के दूसरी किनारे पर घोड़े पर बैठे 3 लोग नज़र आते हैं। प्राडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी के शोर की वजह से इनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान प्राडो और कैनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊँगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को और पेंसिल से अटैच करके पानी की दूसरी साइड पे फेंकता है। प्राडो को पहली बार मौका मिलता है अपना मैसेज बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। प्राडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइड में मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की ज़रूरत है लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज़ हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ ये मैसेज रिसीव करने वाला इंसान एक्चुअली देश का किसान था, सरगियो कैटलान। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया है। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद जब उसे पता चलता है कि हाँ कुछ याद तो आ रहा है कि
कुछ 2 महीने पहले एक खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, और जब इन साथियों को रियलाइजेशन होती है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पुराने प्लेन ऐसे अब भी कोई जिंदा बच गया है। सर्गियो ब्रेड का एक टुकड़ा फेंकते हैं पानी की दूसरी तरफ, और अगले 10 घंटे तक लगातार ये घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इंसानों की किसी भी गांव या बस्ती से ये इतने दूर थे अभी भी। फाइनली जब ये सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहाँ के आर्मी कमांडर को बताई जाती है, जो सैंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। बीच एक किसान प्राडो और कनीसा को घोड़े की मदद से शहर में ले आते हैं, जहाँ पर इन्हें फाइनली कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर ये पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए हैं। कनीसा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे, सिर्फ 44 केजीज इनका वेट बचा था। जैसे इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं, ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायनों में अनबिलीवेबल थी। चिली के एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स भेजती है इमीडिएटली रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स प्राडो और कनीसा का इंटरव्यू करने के बाद लोकेशन का पता लगाते हैं। प्राडो अपने साथ पायलट फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे, और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहाँ कहाँ हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर लेकर जाते हैं ताकि और उनकी मदद से बचे हुए लोगों की मदद की जाए। 22 दिसंबर 1972, 70 दिन बाद क्रैश पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवल्स को बचाने के लिए। टोटल में 16 सर्वाइवल्स यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत 3 सर्वाइवल्स की। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियाँ, सबके सब रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने इरादा कर लिया कुछ कर दिखाने की, और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है, तो क्या कुछ करना नहीं पॉसिबल। अब चाहें तो ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते। वो कहते हैं ना कि where there's a will, there's a way। इसलिए इस डिज़ास्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, द मिरेकल ऑफ द एंडीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।